नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग एक नया चैप्टर को डील करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 10, दैट इज इंडियन बायोडाइवर्सिटी डाइवर्स लैंडस्केप। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ी सी लेंदी है, इसीलिए हम लोग इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहला ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, ये पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इससे पहले के जो वीडियोस है, चैप्टर्स अगर नहीं देखे तो इसे जरूर देखिएगा। और चैप्टर 9 स्पेशली देखिएगा, जिसमें मैंने बायोडाइवर्सिटी के बेसिक सब कुछ बताया है। तो अगर वो देखेंगे तो ये चैप्टर देखने में समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो प्रीवियस चैप्टर्स अगर देखना चाहते हैं तो उसके जो वीडियोस है उसके लिंक आपको मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारे ही दिए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, और किस तरह से जो हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री, है ना। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कल्चरली हम लोग कह रहे हैं या अलग अलग पॉपुलेशन है इसीलिए कह रहे हैं। हम लोग जस्ट बेसिस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, है ना, बायोलॉजिकल थिंग्स के बारे में करेंगे, जिसमें हम लोग फ्लोरा एंड फौना को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है वो भी हमारे पास बहुत सालों से ही, जैसे हम लोग बहुत सारे ग्रंथ है हमारे, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, फिर आयुर्वेदा, है ना, बहुत सारे वेद्स हैं, अलग अलग रिलीजियंस के हैं, वो भी हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज। अब देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे कंट्रीज हैं, तो वर्ल्ड में 12 ऐसे कंट्रीज हैं जो मेगा डाइवर्स हैं, जैसे कि यूएसए, मेक्सिको जैसे हो गया, है ना, यूएसए, मेक्सिको, फिर ये ब्राजील, पेरू जैसा शहर, फिर कॉन्गो हो गया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, जापान, म्यांमार रीजन है, फिर इंडोनेशिया, फिलीपींस रीजन, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये सब जो कंट्रीज है मेनली, ये दिस आर कंट्रीज ऑफ बायोडाइवर्स कंट्रीज, है ना, मेगा डाइवर्स कंट्रीज है। ठीक है, और अब ज्यादातर देखेंगे तो ये सारे जो कंट्रीज है मोर लेस जो है ये ट्रॉपिकल रीजन में लाई करते हैं। तो ये तो हो जाता है, ये 0 डिग्री ये इक्वेटर है। ठीक है, और इसके हमारे नॉर्थ 23 डिग्री 5 जो है नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर मिल जाता है हमारे ट्रॉपिकल जोन। तो ट्रॉपिकल जोन में जितने ये सारे कंट्री जो है मैक्सिमम लाई करते हैं। अलास्का में कोई भी यहाँ पर हमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि ये यूएसए का पार्ट है तो इसको शो किया जा रहा है बस। ठीक है, फिर अब इंडिया मेगा डाइवर्स कंट्री देखिए क्या, किस कंडीशन पे, किस क्राइटेरिया पे बताया जा रहा है। तो इंडिया हैज जस्ट 2.4% ऑफ द लैंड एरिया। अगर पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो सिर्फ 2.4% जो है लैंड एरिया है। लेकिन अगर रिकॉर्डेड स्पीसीज के कैटेगरी में बताया जाए, है ना, कितना ज्यादा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मिलती है, तो वो है लगभग 7% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीसीज। जितना भी अभी तक डिस्कवर्ड हुआ है उसमें से 7% जो है वो इंडिया में पाई जाती है। और साथ ही साथ में 18% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन भी है ना। तो 100 में से 18 जो इंसान होंगे अगर आप ढूंढेंगे रैंडमली तो वो इंडियन से निकलेंगे। तो पॉपुलेशन, ऑब्वियसली इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो 2.4% लैंड एरिया के साथ में लगभग 7% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीसीज जो है वो इंडिया में पाई जाती है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस अगर देखा जाए तो इंडिया इज रैंक्ड अबाउट 7th इन टर्म्स ऑफ मैमल के कैटेगरी में है, इंडिया 7th रैंक करता है। 9th जो है वो बर्ड्स के कैटेगरी में है, एंड 5th इज इन द रेप्टाइल्स कैटेगरी। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी है। इंडिया रैंक्स 7th in terms of mammals, 9th in terms of birds, and 5th in terms of reptiles. The varied edaphic, climatic, and topographic conditions have resulted in a wide range of ecosystem and habitats such as forest, grassland, wetland, coastal, marine ecosystem। ये सब पहले भी डिस्कस हुआ है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड है। तो जो एडाफिक फैक्टर यानी सॉइल कंडीशंस पे, क्लाइमेट है, टोपोग्राफिक कंडीशन है, रिलीफ है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स है, लोकल है, ग्लोबल फैक्टर्स है, जो कि ये अलग अलग इकोसिस्टम जो है वो मिलते हैं। और इसी के कारण जो इंडिया में आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। और जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, वो जो फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे उसमें बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, इस चैप्टर में नहीं बताऊंगा। इंडिया में क्या है, अब देखा जाए तो इंडिया में क्या क्या रिप्रेजेंट होता है। तो इंडिया में 2 रिल्म्स है। ठीक है, अब रिल्म्स क्या हो तो वो भी जानेंगे। फिर 5 बायोम्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ बायोम्स। फिर 10 बायोजोग्राफिक जोन्स एंड 25 बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस। बेसिकली इस बायोजोग्राफिक जोन्स के सब डिविजन्स हैं।
ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें पता करना है कि रियम्स क्या होता है। ठीक है, बायोजियोग्राफिक रियम्स जो होते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। तो बायोजियोग्राफिक रियम्स आर लार्ज स्पेशल रीजन विद इन विच इकोसिस्टम शेयर अ ब्रॉडली सिमिलर बायोटा। तो एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बेसिकली एक कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट के साइज का एरिया होता है, ज्योग्राफिक रीजन होता है, जहाँ पर जो फ्लोरा फौना मिलते हैं, जो ज्योग्राफी है ना, वहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना जो है वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली पूरा जो वर्ल्ड को देखा जाए तो 8 जो है रियम्स है पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि देख सकते हैं, नियार्टिक, नियोट्रॉपिकल, एफ्रोट्रॉपिकल, पैलियार्टिक, इंडियो-मलयन, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। So these are the 8 realms which are found in the world. Nearctic, Neotropical, Afrotropical, Palearctic, Indian-Malayan, ओशनिया, ऑस्ट्रेलियन एंड अंटार्कटिका। ठीक है। अब इंडिया में कौन कौन से 2 रेल्म्स पाए जाते हैं, तो देख सकते हैं इंडिया में जो हिमालयन वाला रीजन है, यहाँ पर आपको पैलियार्टिक रीजन मिल जाएगा, और दूसरा है इंडो मलेयन रेल्म्स। तो इंडिया में कौन से 2 रेल्म्स पाए जाते हैं, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इंडिया में जो रेल्म्स है, हिमालयन रीजन में पैलियार्टिक रेल्म है, एंड रेस्ट जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें इंडो मलेयन जो है मिल जाता है। अब जैसे बताया मैंने, तो ये 8 रियल्म्स देख सकते हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं बायोम्स इन इंडिया। तो जब मैं पहले के चैप्टर्स पढ़ा रहा था उसमें बायोम्स पढ़ा रहा था, क्लासिफिकेशन है, बेसिकली लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है इन इकोसिस्टम। बायोम्स के बाद आ जाता है हमारा बायोस्फीयर, है ना। तो बायोम्स में अगर देखा जाए तो द टर्म बायोम मीन्स द मेन ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न्स। ठीक है, फ्लोरा एंड फेना जो है एक सर्टेन क्लाइमेटिक पैटर्न्स में आते हैं, और रिम्स से ये छोटे साइज में होते हैं जनरली। रिम्स काफी बड़ा होता है, और सबसे बड़ा क्या होगा, बायोस्फीयर। फिर बायोस्फीयर के बाद वो हो जाता है 8 जो बढ़ जाते हैं, वो होता है रिल्म्स में। फिर बायो रिल्म्स जो है और भी बहुत सारे बायोम्स पे बढ़ते हैं, है ना। तो बायोम्स इट इंक्लूड द वे इन विच एनिमल्स एंड वेजिटेशन एंड सॉइल इंटरैक्ट टुगेदर, है ना। तो एक बायोम का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन होगा, जो फ्लोरा एंड फौना होगा वो सिमिलर काइंड ऑफ होगा, एंड द प्लांट एंड एनिमल दैट आर लिविंग इन दैट एरिया आर अडेप्टेड टू दैट एनवायरनमेंट, है ना। और वो उसी एनवायरनमेंट में जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे, अडेप्ट कर सकते हैं। दूसरा एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पाते, जैसे कि जो पोलर बियर्स है वो पोलर रीजन में ही सर्वाइव कर पाएंगे, उसको अब अगर हम लोग इक्वेटोरियल रीजन में लाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है बायोम्स। अब बायोम्स जो है 5 बायोम्स जो इंडिया में मिलते हैं वो कौन कौन से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द 5 बायोम्स दैट आर फाउंड इन इंडिया: ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, फर्स्ट वन। फिर सेकंड इज ट्रॉपिकल ड्राई और deciduous forest including monsoon forest also, okay. Third is warm desert and semi desert kind. फोर्थ इज कनिफेरस फॉरेस्ट, एंड फिफ्थ इज अल्पाइन मीडोज। तो इंडिया में जो है ये 5 जो है बायोम्स मेजरली फाउंड होते हैं: ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई और डिसिडियस फॉरेस्ट जिसमें मानसून भी आता है, वार्म डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट्स, सेमी कनिफेरस फॉरेस्ट, अल्पाइन मीडोज। तो इंडिया में ज्यादातर हमें जो सेकंड नंबर ऑफ बायोम्स है ना, ये वाला ज्यादातर हमें यही देखने मिलता है, ड्राई, ट्रॉपिकल, डेसिडियस, ये वाले फॉरेस्ट जो है ज्यादा हमारा जोग्राफिकल एरिया जो ऑक्युपाई करता है। नेक्स्ट वी कम टू द बायोजियोग्राफिक जोन्स। ठीक है, तो बायोजियोग्राफी मेनली डील्स विद द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ते हैं, जू जियोग्राफी और सॉरी प्लांट जियोग्राफी या फिर फाइटो जियोग्राफी, एंड एनिमल्स को हम लोग जू जियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देयर आर बेसिकली 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स विच आर मेनली क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड इन इंडिया। अब वो कौन कौन से 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स है उसको भी देख लेते हैं, तो इस मैप के थ्रू आपको देखने में बहुत आसानी होगी। सो फर्स्ट अगर बायोजियोग्राफिक जोन्स को देखा जाए तो ये जो ब्लू कलर में है फर्स्ट वन, दैट इज ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सम पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ सिक्किम। ठीक है, ये वाले रीजन्स में मेनली जो है हमारे ट्रांस हिमालय बायोजियोग्राफिक जोन्स मिलता है। सेकंड में आ जाता है हमारा हिमालय। हिमालय जो है पूरा वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न मिल जाएगा, जिसमें ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आल्सो, सम पार्ट ऑफ असम, फिर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। क्योंकि ये हो जाए जो हिमालय है ये ऐसे करके आके इधर साउथ की तरफ टिल्ट करता है। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा बायोजियोग्राफिक जोन है। तीसरा जो है हमारा डेजर्ट है।
ठीक है, ये डेजर्ट है। अब ये राजस्थान में भी है और ये हमारे गुजरात रीजन में भी पड़ता है। और अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ से जो है वो अरावली रेंज शुरू होता है। तो अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड पे जो है डेजर्ट मिलते हैं। ठीक है, और अरावली के ईस्टर्न साइड पे हमें मिलता है सेमी एरिड बायोजियोग्राफिकल जोन, जो कि हमारा चौथा बायोजियोग्राफिक जोन है, दैट इज सेमी एरिड। ठीक है, तो एरिड एंड सेमी एरिड ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है फिफ्थ, दैट इज वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स देख सकते हैं, ये जो ताप्ती नदी है ना, नर्मदा ताप्ती नदी जो है उसके जस्ट साउथ से ये होता है और ये केरला तक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट्स। फिर आता है सिक्स्थ यानी डेक्कन पेनिनसुला। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी 43% के करीब जो लैंड एरिया है इंडिया का वो है डेक्कन पेनिनसुला रीजन में। इसमें सब छोटा नागपुर प्लेटी रीजन सब आ जाते हैं। फिर सातवां जो है वो है गैंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, तो उत्तराखंड के कुछ पार्ट से हरियाणा पंजाब के कुछ आ जाते हैं। फिर ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल ये सब आ जाते हैं गैंजेटिक प्लेन्स में। ठीक है, ओडिशा भी जो है कंसिडर कुछ कुछ पार्ट किया जाता है। फिर आठवां जो हमारा बायोजियोग्राफिक जोन है वो है कोस्ट। ठीक है, तो जो कोस्ट है इंडियन, ये वेस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कोस्ट लगभग मिला के कितना 7,500 किलोमीटर करीब जो है इंडिया का हमारा कोस्टल लेंथ है। ठीक है, फिर नौवा जो हमारा बायोजियोग्राफिक जोन है वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। एक्सेप्ट द हिमालयन रीजन को छोड़ के जितना भी आ जाता है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। और फिर 10वां जो है वो आइलैंड्स में आता है, जिसमें हम मेनली हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मेनली हम लोग स्टडी करते हैं। तो दीज आर बेसिकली 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स। ये मैप के थ्रू आप देखेंगे तो आपको पूरा याद रह जाएगा, कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इसको 1 मिनट के लिए इरेज कर देता हूँ कि आप लोग को इरेज कर देता हूँ कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा डिटेल में जो है जितने भी बायोजियोग्राफिक जोन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालयस, जिसे मैं बताया जो दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ तिबेटियन प्लेटू। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख का मिलता है, लाहौल स्पीति है, जम्मू कश्मीर ऑब्वियसली है। फिर कंप्राइजिंग कितना है तो 5.7% ऑफ जो लैंड एरिया है, ठीक है, वो आ जाता है हमारा ट्रांस हिमालय में। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि हम लोग अक्साई चीन और पीओ के जो एरिया उसको कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, कंबाइन करके पढ़े इसीलिए ऐसा दिखा रहा है, नहीं तो ये उतना नहीं है। ठीक है, फिर आता है सेकंड जो है हिमालयस। ठीक है, तो हिमालय जो है जस्ट साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय है। ठीक है, एंड ये नॉर्थ वेस्टर्न से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक है। और इसमें 7.2% ऑफ द कंट्रीज लैंडमास जो है वो ऑक्युपाई होता है। ठीक है, तीसरा जो है हमारा डेजर्ट है, बेसिकली द वेस्टर्न साइड ऑफ द अरावली हिल रेंज। ठीक है, और ये ज्यादातर जो सॉल्टी डेजर्ट्स ऑफ गुजरात एंड सॉल्टी डेजर्ट्स ऑफ सॉरी सैंड डेजर्ट ऑफ राजस्थान, दैट एंड द डेजर्ट ऑक्युपाइज अबाउट 6.9% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास। तो ये सब फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको मेंस आंसर राइटिंग में, जहां पर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, तो ये डेटा वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सेमी एरिड रीजन, तो मैप के थ्रू अगर याद रखेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो सेमी एरिड रीजन जस्ट ईस्टर्न साइड ऑफ अरावली रेंज जो है लगभग 15.6% ऑफ द कंट्रीज लैंडमास जो है वो है। और अब ज्यादातर देखा जा रहा है कि मैक्सिमम जो लैंड्स है वो सेमी एरिड में कन्वर्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे इसका परसेंटेज जो है वो बढ़ते जा रहा है सेमी एरिड रीजन का। ठीक है, 50-60 साल पहले सेमी एरिड रीजन इतना नहीं हुआ करता था जितना आज के समय में है। वेस्टर्न घाट जो है मैंने जैसे बताया, तो ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे है, स्टार्टिंग फ्रॉम द साउथ ऑफ द ताप्ती रिवर। ठीक है, ताप्ती रिवर से ये लगभग चल जाता है हमारे केरला तक। ठीक है, तो इसमें भी बहुत बार पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो मैं बता देता हूँ। गुजरात आता है। ठीक है, फिर आता है हमारा महाराष्ट्र, फिर गोवा, ब- फिर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु भी इसमें आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारे ही स्टेट जो है वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। वेस्टर्न घाट्स इन सारे ही स्टेट्स में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। 5.8% जो कंट्री का लैंड मास है वो ऑक्युपाई करता है। फिर डेक्कन पेनिनसुला देख सकते हैं, 43% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास। ठीक है, इसमें
जो हमारा बहुत सारे जोन है, साउथ सेंट्रल प्लेटू रीजन है, फिर छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, ये सब जो है इसी में ही आ जाता है। फिर गैंजेटिक प्लेन्स जो है ऑब्वियसली जो ये गंगा यमुना वाला डोआब रीजन है वहीं पर है। तो 11% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास है, लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो लगभग 30 to 40% पॉपुलेशन जो है वो उस 30% क्या 50% पॉपुलेशन मान सकते हैं गैंजेटिक प्लेन्स में, जो यमुना और गंगा की जो डोआब रीजन है वहीं पर ज्यादातर मिलते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया देख सकते हैं, वो पूरा ही जितने भी हैं सेवन सिस्टर्स हैं। फिर 5.2% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑक्युपाई करता है। सबसे कम जो है वो हमारा आइलैंड्स है, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल जो है, तो 0.03% ऑफ द कंट्रीज लैंड मास जो है वो आइलैंड्स में है। जो लक्षद्वीप आइलैंड है बेसिकली उसको कोस्टल रीजन में जोड़ा हुआ है, क्योंकि ये कोस्ट जो है इंडिया की कोस्ट लाइन जो है उससे बहुत नजदीक है, केरला के बहुत नजदीक है, इसीलिए इसको कोस्टल रीजन में रखा गया है। नहीं तो ये एक्चुअली लक्षद्वीप क्या है, आइलैंड ही है। ठीक है, इसको एक्चुअली में आइलैंड्स के कैटेगरी में रखना चाहिए, भले ये कोस्ट के नजदीक है लेकिन ये है तो आइलैंड। तो इस ये एक डिबेट हो सकता है कि लक्षद्वीप आइलैंड का कैटेगरी में आएगा या कोस्ट में। मेरा कहना है कि ये आइलैंड की कैटेगरी में ही इसको कंसिडर करना चाहिए, अलॉन्ग विद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को ही कंसिडर करना चाहिए। कोस्ट जो है वो हमारा जो 7,500 किलोमीटर है वो हमारा आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है। तो ये सारे हमारे 10 बायोजोग्राफिकल जो है जोन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जोन्स। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे वह, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बायोजियोग्राफिक जो है दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, फाइटोजियोग्राफी जो कि प्लांट जियोग्राफी से रिलेटेड है, और जू जियोग्राफी जो कि बेसिकली एनिमल से रिलेटेड है। ठीक है, अब बायोजियोग्राफिक जो 10 हम लोग जोन्स पढ़े उसी के हम लोग सब प्रोविंसेस को देखेंगे। ठीक है, प्रोविंसेस को हम लोग इसमें देखेंगे। तो 25 बायोजियोग्राफिक जोन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे देख सकते हैं ट्रांस हिमालय में 3 है, I1A 1B 1C करके है। तो एक लद्दाख वाले रीजन में, एक तिब्बतियन प्लेटू वाला है, और एक सिक्किम वाला रीजन में। तो अगर आपको मैप बहुत क्लियरली पता है, देख सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, तो ये सब आसानी से आप कर सकते हैं। फिर हिमालय जो है वो बेसिकली यहाँ पर 4 हिस्सों में है, एक तो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, फिर वेस्टर्न हिमालयस, सेंट्रल हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, फिर और अगर देखा जाए तो इंडियन डेजर्ट जो है, एक तो हो गया थार वाला डेजर्ट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये सैंडी डेजर्ट है। और दूसरा जो डेजर्ट है वो कच्छ वाला डेजर्ट है जो कि सॉल्टी है ना। फिर सेमी एरिड रीजन में भी अगर देखा जाए तो पंजाब प्लेन से एक आता है, फिर गुजरात एंड राजपूताना प्लेन जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब प्लेन्स में आ जाता है। ठीक है, फिर वेस्टर्न घाट जो है वो जैसे मैंने बताया एक मालाबार प्लेन है। ठीक है, मालाबार प्लेन एंड वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स इसमें आ जाता है। फिर डेक्कन पेनिनसुला जो है सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पर 5 जो है प्रोविंसेस है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, बीच वाला जो हिस्सा है, फिर छोटा नागपुर प्लेटू है, फिर ईस्टर्न हाईलैंड्स है, सेंट्रल प्लेटू है एंड डेक्कन साउथ है। ठीक है, तो दीस आर द 5 बेसिकली बायोजियोग्राफिक सब प्रोविंसेस। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर, ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड सेंट्रल प्लेटू एंड डेक्कन साउथ। फिर गैंजेटिक प्लेन्स में देखा जाए तो ये भी दो हिस्सों में, अपर गैंजेटिक प्लेन्स एंड लोअर गैंजेटिक प्लेन्स। ठीक है, अपर गैंजेटिक एंड लोअर गैंजेटिक प्लेन्स, अपर जो है उत्तराखंड यूपी वाले रीजन है। ठीक है, और लोअर जो है वो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल आ जाता है। फिर कोस्टल में अगर देखा जाए तो कोस्ट में अगर देखा जाएगा तो वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट एंड लक्षद्वीप को भी इसमें रखा गया है। ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और लक्षद्वीप को भी रखा गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑब्वियसली एक ब्रह्मपुत्रा का वैली है, और एक नॉर्थ ईस्ट के जो हिल्स है, खासी, जयंतिया, गारो हिल्स, ये सारे जो हिल्स है, मिशमी हिल्स और भी बहुत सारे हिल्स वहां पर मिल जाएंगे। और आइलैंड्स एज यूजुअल पता है दो अलग अलग है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 25 जो है वो बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस है। ठीक है, ये 10 जो बायोजियोग्राफिक जोन्स पढ़े उसके अंदर ही आते हैं हमारे 25 के 25 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो आएंगे वो है, दो चीजें हमें पढ़ना है इसमें जो है, एक फौना पढ़ना है, एनिमल से रिलेटेड पढ़ना है, और एक फ्लोरा पढ़ना है। तो इसमें हम लोग एम्फोसिस हमारा फौना पे रहेगा, जो फ्लोरा वाला पार्ट है वो हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा काफी, ये वीडियो जो है 2 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो फौना जो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, बेसिकली फौना किसको बोलते हैं, एनिमल्स को बोलते हैं। तो एनिमल किंगडम जो है बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक वर्टिब्रेट्स और दूसरा इनवर्टिब्रेट्स।
तो वर्टिब्रेट्स वैसे एनिमल्स होते हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब प्रेजेंट होता है, जिसको नोटोकॉर्ड भी कहते हैं। फिर इनवर्टिब्रेट में ये प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इसको इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है। अब वर्टिब्रेट्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनवर्टिब्रेट्स में एनिलिडा, मोलस्कस, ऑर्थ्रोपोडस, अर्कानिड्स, इकाइनोडर्म्स, प्रोटोजोआ, ये सब जो है आ जाते हैं। इसी को ही हम लोग देखेंगे, थोड़े थोड़े फीचर्स से, बहुत डिटेल में नहीं जाना है। तो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो वर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स विद बैकबोन एंड स्पाइनल कॉलम्स, ठीक है, इसीलिए इसको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स आर मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ठीक है। ऑल्दो वर्टिब्रेट्स रिप्रेजेंट ओनली a very small percentage of animals, their size, mobility often allow them to dominate the environment, ठीक है। तो बहुत कम परसेंटेज जो है वो वर्टिब्रेट्स का है, मैक्सिमम जो परसेंटेज है एनिमल्स बायोडाइवर्सिटी में देखा जाए तो वो हमारे इनवर्टिब्रेट्स का है, ठीक है। तो क्योंकि साइज, मोबिलिटी और जो ह्यूमन जो ब्रेन है वो वर्टिब्रेट्स में ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है, इसीलिए जो है ये डोमिनेट करता है। अब इसमें सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है हमारा फिशेस का कैटेगरी है, ठीक है। तो फिशेस ऑब्वियसली दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। ये जो है ये अपना जो बॉडी मेटाबॉलिज्म या जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उतना अच्छे तरह से ये मैनेज नहीं कर पाते हैं। कोल्ड ब्लडेड है मतलब अगर इन ये गर्म पानी में रहना पसंद करते हैं तो ये गर्म पानी में ही रहेंगे, अगर उसको ठंडा पानी में रखा जाएगा तो वो मछली की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है उसको बहुत अच्छे से नहीं मैनेज कर सकते, इसीलिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। फिर ऑब्वियसली वाटर में रहते हैं। दे ब्रीथ अंडर वाटर यूजिंग गिल्स, इनके पास लंग्स नहीं होता है। फिर स्केल्स, फिन्स प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट, स्विमिंग के लिए, है ना। फिर ये जो है रिप्रोडक्शन जो होता है अंडे देकर करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ओवीपेरस एनिमल्स है। तो जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको ओवीपेरस कहा जाता है, ओवीपेरस, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो है बेसिकली क्या है, ये दोनों ही जगह लैंड और वाटर दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, तो दे लिव ऑन लैंड एंड वाटर, इसीलिए इसको एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियस नेचर है, लैंड और वाटर दोनों पे ही है। तो रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए ज्यादातर ये लोग वाटर में जाते हैं, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विथ देयर वेब्ड फीट। तो इनके जो पैड होते हैं तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे करके वेब्ड फीट होते हैं। दे ब्रीथ विथ लंग्स एंड गिल्स एंड ऑल्सो विथ मॉइस्ट जो स्मूथ स्किन होती है वो उसके थ्रू भी जो इसमें आ जाते हैं। एंड दे ऑल्सो ले एग्स, तो इनका भी जो रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो अंडे देकर है। एंड फोर लेग्स कुछ कुछ होते हैं जो फोर लेग्स वाले होते हैं, जैसे फ्रॉग्स में देख सकते हैं, कैमिलियंस वगैरह, ये सब जो है। एंड सम आर नन, और बहुत सारे ऐसे फोटोज में देखेंगे जिसके पास कुछ भी नहीं होता, लेग्स भी नहीं होते हैं। ज्यादातर फ्रॉग्स वगैरह ही जो है एम्फीबियंस के कैटेगरी में आते हैं, सैलमेंडर वगैरह। नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे वो है रेप्टाइल्स, या तो ये भी क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, जैसे कि स्नेक्स वगैरह, क्रोकोडाइल, इनके पास स्केल्स होते हैं, किसी 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 का स्केल्स होता है बहुत ज्यादा हार्डी होता है। फिर दे हैव ड्राई स्किन बेसिकली, ठीक है। तो ड्राई स्किन यूजुअली दे आल्सो ले एग्स, इनका भी मोड जो है रिप्रोडक्शन का वो अंडे देकर ही है। ईयर होल्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ईयर्स, तो जो एक्सटर्नल ईयर्स जो प्रेजेंट होता है ये नहीं प्रेजेंट होता है, इनके पास जस्ट ईयर होल्स प्रेजेंट होता है। एंड दे आल्सो हैव ईदर फोर लेग्स या फिर नो लेग्स, ठीक है। तो जैसे स्नेक्स वगैरह हो गए उनके पास कोई लेग्स नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ है क्रोकोडाइल वगैरह, कैमेलियंस वगैरह, जिनके पास चार लेग्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एविस यानी बर्ड फैमिली से है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर बेसिकली वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो जैसे ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस आर आल्सो मैमल्स जो होते हैं बेसिकली दे आर वार्म ब्लडेड, तो ये अपना जो टेम्परेचर है ये बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाता है, फ्लक्चुएट जो हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है ये मैनेज कर सकते हैं। फिर दे हैव ऑब्वियसली फीदर, विंग्स, ले एग्स, हैव टू लेग्स एंड ईयर होल्स इंस्टेड ऑफ ईयर, इनके पास भी ईयर होल्स होते हैं, ठीक है। और इनके जो बोन्स होते हैं वो क्या होता है, हॉलो बोन्स होते हैं, इसीलिए इनका वजन जो होता है कम होता है, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये अच्छे से फ्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आ जाता है एव्स यानी बर्ड्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स एज यूजुअल पता है दे आर आल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे हैव हेयर और फर ऑन देयर स्किन,
तो ये जितने भी जानवर हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, हमारे भी शरीर पे बाल होते हैं, ये जो है भालू, फिर जिराफ, हॉर्सेस, डंकी, इनके पास भी हेयर फर है। एंड दे गिव बर्थ टू देयर लाइव यंग वंस। ठीक है, ये अंडा नहीं देते, ये यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको वीवी पेरस बोला जाता है। ऐसे एनिमल्स को हम लोग वीवी पेरस कहते हैं जो यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर मैमल्स मदर नर्सेस देयर यंग वंस विद देयर मिल्क। तो इनके पास मैमरी ग्लैंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। एंड मैमल्स live on land have four legs, that is टू लेग्स एंड टू आर्म्स, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, दो पैर दो हाथ होता है, लेकिन मैक्सिमम जो मैमल्स हैं उनके पास चार पैर ही होते हैं। एंड ईयर्स दैट स्टिक आउट, और इनके पास जो होता है एक्सटर्नल ईयर होता है, जैसे देख सकते हैं हाथी के बड़े बड़े कान हैं, सब जो मैमल्स होते हैं उनके ईयर्स जो होते हैं बाहर साइड में होते हैं। तो ये हो गए हमारे मैमल्स। ठीक है, तो अब हम लोग वर्टिब्रेट समझ लिए। अब इनवर्टिब्रेट्स देखा जाए तो इनवर्टिब्रेट्स दैट आर दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव बैकबोन्स। ठीक है, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। मोर देन 90% जो एनिमल स्पीसीज है वर्ल्ड में दैट आर इनवर्टिब्रेट्स। तो देख सकते हैं सिर्फ 2% जो है वो वर्टिब्रेट्स है, बाकी 98% जो स्पीसीज है रिकॉर्ड की गई है वो सब के सब इनवर्टिब्रेट्स कैटेगरी में आते हैं। एंड इनवर्टिब्रेट्स डोंट हैव इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ बोन। ठीक है, तो जो हड्डी होती है वैसी हड्डी उनके पास नहीं होती है। मेनी इनवर्टिब्रेट्स हैव फ्लूइड फिल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स, लिव लाइक द जेलीफिश एंड वर्म्स। तो ज्यादातर जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन्वर्टिब्रेट्स है वो ज्यादातर एक्वाटिक या मरीन लाइफ जो होता है वो उनका मरीन लाइफ नेचर होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इसीलिए जो है हेल्प करता है उनको फ्लोट करने में, उनका रिप्रोडक्शन में और भी बहुत सारे फंक्शंस में बहुत हेल्प करता है। तो ज्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स जो है उनका मैक्सिमम जो है वो मरीन लाइफ होता है। ठीक है, तो इसमें अगर कैटेगरीज देखा जाए तो सबसे पहले आता है हमारा एनिलिडास। ठीक है, एनिलिड्स या एनिलिडा कहा जाता है। तो देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, तो इनकी बॉडीज जैसे हैं, जैसे अर्थवर्म के अगर देखे होंगे तो गौर से, तो इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंट्स होते हैं, ऐसे 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 करके बहुत सारे इसमें ऐसे सेगमेंटेड होते हैं, जिसको मेटामेरिज्म कहा जाता है। बायोलॉजी में आपने कभी पढ़ा होगा, तो दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म्स। एंड दे हैव वेरी वेल डेवलप्ड इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, एंड दे डू नॉट हैव एनी लिम्स। ठीक है, ये लिम्स वगैरह कुछ नहीं होता, जैसे अर्थवर्म्स हो गए, लीचेस हो गए, राउंड वर्म्स हो गए, है ना, तो ये सब आ जाते हैं एनिलिडास में। ठीक है, तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट। हम लोग तो इसको कीड़े मकोड़े ही सब बोलते हैं कॉमनली, लेकिन अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स। ठीक है, कैसे डिफरेंट है वो देख लेंगे। इनके फीचर्स आपको बस याद रखना है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, इंटरनल ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन्स होते हैं, लिम्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, और ये सेगमेंटेशन जो होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट जो है वो है हमारा मोलस्क या मोलस्कस भी कहते हैं। तो मोस्ट मोलस्कस हैव सॉफ्ट स्किन लाइक ऑर्गन कवर्ड विथ हार्ड आउटर शेल। तो इसके पास जो होता है मोलस्कस के पास कुछ अंदर में जो होता है वो सॉफ्ट स्किन लाइक ऑर्गन्स होते हैं, और जो इसका कवरिंग होता है जो मेनली प्रोटेक्शन का काम करता है वो होता है हार्ड आउटसाइड सेल होता है। ठीक है, वो हार्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के ज्यादातर बने होते हैं। एंड सम मोलस्कस लिव ऑन लैंड, जैसे कि स्नेल हो गया, स्लग हो गया, ये सब जो है लैंड पे रहते हैं, स्नेल। ठीक है, एंड अदर मोलस्कस जैसे कि ऑयस्टर्स, मसल्स, काम क्लैम, सॉरी, स्क्विड, ऑक्टोपस। ठीक है, दीस आर ऑल क्या है, मोलस्कस है। ऑयस्टर जिससे मोतियां निकलती है ना, तो दीस आर बेसिकली मोलस्कस। ठीक है, स्लग एंड स्नेल जो है वो क्या है, वो लैंड पे रहता है, बाकी ऑयस्टर, मसल्स, ये सब जो है वो पानी में रहता है। तो ये इसका मेन फीचर जो है कि सॉफ्ट स्किन लाइक ऑर्गन जो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, एंड हार्ड आउटसाइड शेल जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है। तो ये मोलस्कस का है। नेक्स्ट जो है वो है इकाइनोडर्म्स। तो इकाइनोडर्म्स आर मरीन एनिमल्स दैट लिव इन द ओशंस, ऑब्वियसली मरीन है। एंड मोस्ट इकाइनोडर्म्स हैव आर्म्स और स्पाइंस दैट रेडिएट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो जैसे स्टार फिश हो गया, ये जैसे देख सकते हैं फोटोज में, तो ये रेडिएट फ्रॉम द आउटर बॉडी होता है, और स्पाइंस होते हैं, ये कांटेदार होते हैं। ठीक है, बहुत बार कोरल्स भी होते हैं बहुत सारे, ये कांटेदार होते हैं। एंड आर्म्स एंड स्पाइन दैट रेडिएट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। कॉमन इकाइनोडर्म जो है जैसे कि सी स्टार हो गया, फिर सी अर्चिन्स हो गया, सैंड डॉलर्स हो गया, सी क्यूकम्बर्स हो गए, ये सारे के सारे जो है मरीन एनिमल्स हैं। ठीक है,
तो ये मरीन जो स्कूबा डाइविंग किए होंगे इनको पता होगा, ऐसे देखने मिल जाता है काइनोडर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ आर द सिंपलेस्ट सिंगल सेल्ड एनिमल्स, ये यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं। और अगर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैक्सिमम जो एनिमल्स शुरू में थे ये प्रोटोजोआ ही थे, सिंगल सेल्ड ही थे। फिर वहां से इवोल्यूशन होते होते जो है मल्टी सेल्युलर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ सिंपल सिंगल सेल्ड एनिमल। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कि सिंगल सेल्ड एनिमल होता है, दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। एंड दे आल्सो डू ब्रीथ एंड मूव एंड रिप्रोड्यूस लाइक एनी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो ज्यादातर एमोबा पैरामीशियंस ये जो है आ जाता है प्रोटोजोआंस के अंदर में। ठीक है, बहुत सारे जो है डिजीज कॉजिंग भी करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है मैंने बहुत बार डिटेल में भी बताया, जो बायोलॉजी की क्लासिफिकेशन है उस चैप्टर में भी मैंने डिटेल में समझाया। अब क्योंकि ये एनवायरनमेंट का टॉपिक इतना डिटेल में जाना सही नहीं होगा, इसीलिए मैं जस्ट जो मेन मेन पॉइंट्स है वही डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है प्रोटोजोआ के अलावा जो है वो है ऑर्थोपोडस। ऑर्थोपोडस का मतलब अगर बताऊं तो ऑर्थो मतलब होता है जॉइंटेड। ठीक है, ऑर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। तो जॉइंटेड लेग्स जो है इसका मतलब है ऑर्थोपोडा का। ऑर्थो मीन्स मेनली जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। तो ऑर्थोपोडा हैव लिम्ब विथ जॉइंट्स दैट अलाउ देम टू मूव। तो ये है इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। दे ऑल्सो हैव एक्सोस्केलेटन, जो इनकी बॉडीज होती है वो एक्सोस्केलेटन होता है, विच इज बेसिकली हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन। ठीक है, और जो एक्सोस्केलेटन है वो जो केमिकल से बनती है उसको काइटिन बोला जाता है। ठीक है, काइटिन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन जो है काइटिनिशियस होते हैं। ठीक है, एंड ऑर्थोपोडस के तीन अलग अलग है, जैसे कि क्रूस्टाशियंस, इंसेक्ट्स एंड आर्काइनिड्स। ठीक है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑर्थोपोडा जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए, ये सब क्या है यहाँ पर, ये हमारे आ जाते हैं ऑर्थोपोडस के अंदर। अब और ऑर्थोपोडस में भी तीन अलग अलग, क्रूस्टाशियंस, इंसेक्ट्स एंड आर्काइनिड्स। ठीक है, तो क्रूस्टाशियंस अगर देखा जाए तो लिव मोस्टली इन ओशन और अदर फॉर्म्स ऑफ वाटर में मिलते हैं। एंड क्रूस्टाशियंस हैव हार्ड एक्सटर्नल सेल्स व्हिच प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। एंड जैसे कि बहुत एग्जांपल, जैसे जो क्रैब्स होते हैं, लॉबस्टर जो होता है बहुत सारी जगह में खाया जाता है, बर्नाकल्स जो होते हैं, ये सब जो है मेनली क्रूस्टाशियंस में आते हैं। ठीक है, क्रैब्स वगैरह जो इनका अंदर में तो सॉफ्ट होता है मसल्स वगैरह, लेकिन आउटर जो होता है वो बहुत हार्डी होता है। ठीक है, एक्सटर्नल शेल्स होते हैं इसमें। तो क्रैब्स, लॉबस्टर्स ये सब आ जाते हैं। तो ये क्रूस्टाशियंस में आते हैं। सेकंड इज, ये तो फर्स्ट हो गया ऑर्थोपोडा का। सेकंड जो हो गया वो हमारा है इंसेक्ट। इंसेक्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर 10 एनिमल है पूरे वर्ल्ड में, तो जो 10 में से 7 जो होगा वो इंसेक्ट ही होगा, बाकी 3 जो होगा वो बाकी एनिमल्स होंगे। तो 10 में से 7 जो होते हैं ज्यादातर एनिमल्स वो इंसेक्ट के कैटेगरी में ही होते हैं। तो सबसे ज्यादा ये जो रिच है ना, वो यही है, इंसेक्ट्स ही है। तो insect have also exoskeleton that cover their entire body, and insect consist of 3 body parts and 6 legs। तो यहाँ पर जो है हमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मिल जाते हैं, यानी 6 लेग्स मिलते हैं। जैसे मॉस्किटोज वगैरह, ड्रैगन फ्लाई है, यहाँ पर देख सकते हैं इनके पास 6 टोटल लेग्स होंगे। और एंटीना भी सामने में देख सकते हैं, इस फोटो में 2 एंटीनास भी होते हैं सबके पास। जैसे बीटल हो गया, बटरफ्लाई, मॉथ, ड्रैगन फ्लाई, बी, वास्प, प्रेइंग मैंटिस, ये सब क्या है, ये इंसेक्ट्स में आता है। तो इंसेक्ट का बहुत बहुत वैराइटीज, डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। 70% इंसेक्ट का ही डाइवर्सिटी अगर एनिमल्स में देखा जाए तो, पूरे अगर वर्ल्ड वाइड के जितने भी एनिमल स्पीसीज हैं उसमें से 70% जो स्पीसीज होंगे वो इंसेक्ट में ही बिलोंग करते हैं। एंड लास्ट जो है वो है आर्काइनिड्स। आर्काइनिड्स भी बहुत ज्यादा सेम ही है, सबको देखने में लगेगा कि ये तो कीड़े मकोड़े ही हैं, लेकिन ये आर्काइनिड जो है बेसिकली दे आर कॉमनली, आर्काइनिड्स आर स्पाइडर्स, स्कॉर्पियन, स्टिक्स, माइट्स, ये सब आते हैं आर्काइनिड्स में। इनके पास एंटीना नहीं होते हैं, जैसे इंसेक्ट पर एक पेयर ऑफ एंटीना होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। आर्काइनिड्स हैव 2 बॉडी पार्ट्स एंड 4 पेयर ऑफ लेग्स। तो देख सकते हैं फोटो में भी यहाँ पर 4 पेयर ऑफ लेग्स जिसमें मिलेगा वो होता है आर्काइनिड्स, और जिसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग मिलेंगे वो होता है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में एंटीना होता है और 3 पेयर ऑफ लेग्स होता है। आर्काइनिड्स में एंटीना नहीं होता, उसके बजाय में 4 पेयर ऑफ लेग्स होता है। तो देखने में सबको लगेगा जो पहले वाला जो पेयर ऑफ लेग है उसको बहुत लोग समझेंगे कि एंटीना है,
तो इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बिटवीन इंसेक्ट एंड आर्काइनिड्स, ठीक है। तो जो जूलॉजी होते हैं, जूलॉजी के स्टूडेंट वो आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो फौना के बारे में। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग फ्लोरा के बारे में यानी प्लांट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में इसका, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।